So hello everyone, this is Udas Chaudhary and I welcome you all to the Eye of Science. So आज ये मेरा पहला वीडियो है YouTube पे और इसमें हम बात करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहूँगा। पहला सवाल जो है वो है रिलेटेड टू एनीमिया। क्या आपको पता है कि एनीमिक कंडीशंस में जो ऑक्सीजन कंटेंट होता है वो हमारे ब्लड के अंदर कम हो जाता है, लेकिन जो खास बात है, जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो टिश्यूज़ को मिलता है वो अभी भी सेम है। मतलब कि इनपुट डिक्रीज हो रहा है लेकिन आउटपुट अभी भी सेम है। तो इसका रीज़न क्या है? मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको पता है कि मान लो आपके पास कोई पेशेंट है जिसकी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, उसको हमें बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई देने की ज़रूरत है ऑक्सीजन की, तो उसके लिए हम जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का अमाउंट देते हैं वो बहुत ही कम होता है। बस थोड़ा एग्जांपल से समझने आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम वेंचुरी मास्क की बात करें, वेंचुरी मास्क जो होता है वो हमें 24% ऑक्सीजन देता है। मतलब कि एयर के अंदर होता है 21% ऑक्सीजन और वो हमें दे रहा है 24% ऑक्सीजन। मतलब कि केवल 3% इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन वो 3% इंक्रीज सफिशिएंट होता है पेशेंट को जो है नॉर्मल कंडीशंस में रहने के लिए। तो इसका रीज़न क्या है? तो इन दोनों ही सवालों का जो जवाब है वो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। सो आज इस वीडियो में हम इसी कर्व के बारे में बात करने वाले हैं और इस कर्व को समझने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि आखिर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो चलिए उसी से शुरुआत करते हैं। अगर अभी हम बात करें अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ लोग जानते ही होंगे कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर किस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्लड के अंदर। तो ये जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्लड के अंदर वो बेसिकली दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है डिज़ोल्व फॉर्म में, मतलब कि प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन जो होगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा और फिर उसका ट्रांसपोर्ट होगा, और ये बहुत ही कम परसेंटेज होता है, करीब 3% ही ऑक्सीजन होता है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है इस वे में। बाकी अगर हम बात करें 97% ऑक्सीजन की, तो वो ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का प्रेजेंट होगा हमारे आरबीसीज के अंदर। तो जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करते हैं एक रिवर्सिबल मैनर में, और उससे फॉर्म होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द लंग्स पे इस तरह का ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, और टिश्यू के साइड पर क्या होगा कि ये ऑक्सीजन का अनलोडिंग, मतलब कि इसका डिसोसिएशन शुरू हो जाएगा, और फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट करके फॉर्म कर लेगा ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, और फिर ये ऑक्सीजन दे दिया जाएगा टू द टिश्यूज़। तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। अब इसी से रिलेटेड एक दो टर्म्स हमारे सामने आते हैं, वो है CaO2 एंड SaO2। अब ये दोनों टर्म्स क्या है? CaO2 का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन, मतलब कि हमारे आर्टरीज के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है वेदर इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म या फिर बाउंड विद द हीमोग्लोबिन, उसको बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन डिनोटेड बाय CaO2। तो ये हो गया पहला टर्म। जो दूसरा टर्म होता है वो क्या होता है? वो है SaO2। अब SaO2 क्या है? SaO2 का मतलब होता है सैचुरेशन ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन। अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट ये है कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसके पास, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास 4 बाइंडिंग साइट्स होती है, मतलब कि वो 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। तो SaO2 क्या बताता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल है उसमें से कितने बाइंडिंग साइट्स ऑक्यूपाइड है, उसी चीज़ को वो रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ अ परसेंटेज। जैसे अगर हम एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करें, एक, तो उसके अंदर अगर चारों बाइंडिंग साइट ऑक्यूपाइड है तब वो होगा 100% सैचुरेशन। 3 ऑक्यूपाइड है 75% सैचुरेशन, केवल 2 ऑक्यूपाइड है 50%, और केवल 1 ऑक्यूपाइड है 25% सैचुरेशन।
और ये SaO2 जो है वो हमारे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पे y एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि हमने अपने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का एक एलिमेंट को तो जान लिया है। तो अब हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन तो समझ लिया कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है फ्रॉम द लंग्स टू आवर टिश्यूज़। अब सवाल ये उठता है कि ये ऑक्सीजन का डिलीवरी कैसे होता है टू द टिश्यूज़। तो इसको अभी हम चलिए समझते हैं। अगर अभी हम बात करें डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन की टू द टिश्यूज़, तो इसको समझेंगे हम एक मैथमेटिकल वे में, ठीक है। हम बायोलॉजी को समझेंगे एक मैथमेटिक्स के वे में। डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन को अगर हम एक फॉर्म में इक्वेशन लिखें, देन अगर हम डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन डिनोट करें बाय डी, सिंपली डी से डिनोट करेंगे, देन डी इक्वल्स कार्डियक आउटपुट CO इनटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर्टियल ऑक्सीजन CaO2। यानी कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट तो होता है हमारा अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज पम्प्ड बाय द हार्ट इन 1 मिनट। जिसको हम लिख सकते हैं स्टोक्स वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब आता है कि CaO2 को कैसे लिख सकते हैं। तो CaO2 तो होता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय आवर ब्लड। और दो तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू एंड इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म। मतलब कि हम ये बात तो समझ गए कि CaO2 के अंदर दो टर्म्स होंगे। एक बताएगा कि हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और एक बताएगा कि डिसॉल्व्ड फॉर्म में कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर हम बात करें अबाउट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन, देन वो हो जाएगा 1.34 into the hemoglobin concentration into the saturation SaO2। यहाँ पे hemoglobin concentration is the amount of hemoglobin present in the blood and what is 1.34? 1.34 जो होता है वो है amount of oxygen in ml जो कि carried होता है by 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जितना ऑक्सीजन कैरी करता है उसी को बोलते हैं, उसी की जो वैल्यू होती है वही है 1.34। तो ये तो हो गया जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन का पार्ट। दूसरा होगा वो पार्ट जो कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म। तो वो होता है करीब 0.003 इंटू PO2। तो PO2 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर हमने लिया है ऑक्सीजन का इन द आर्टरीज एज वेल ऑब्वियसली। सो अगर हम इन को सम करें देन दे वुड गिव इट एज CaO2, यानी कि CaO2 इक्वल्स 1.34 इंटू हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इंटू द सैचुरेशन ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन प्लस 0.003 इंटू द पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें विद द कार्डियक आउटपुट, तब हमें मिल जाएगा द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज डिलीवर्ड टू द टिश्यूज़। सो ये एक सिंपल इक्वेशन हमें मिल गया है विच टेल्स अस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज डिलीवर्ड टू द टिश्यूज़। अब जनरली अगर हम बात करें हमारे बॉडी की एक नॉर्मल कंडीशन में, हेल्दी मैन के अंदर जो कि एक रूम एयर प्रेशर जो है एकदम नॉर्मल है, वो एकदम सी लेवल पर है, उसके लिए जो आर्टरीज़ के अंदर जो परसेंटेज सैचुरेशन होता है हीमोग्लोबिन का, इट इज़ अबाउट 90 to 98%, लगभग 100% ही मान ले सकते हैं हम लोग। यानी कि आर्टरीज जो है जो टिश्यूज़ के पास जा रही है उनके अंदर है 100% सैचुरेशन। अब टिश्यूज़ से जो वीन्स निकल रही है उनके अंदर सैचुरेशन है केवल 70%। मतलब कि केवल 30% ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ ने यूज़ किया है। मतलब कि एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को वीन्स के अंदर, ब्लड के अंदर रिटेन रखा गया है, और बोल सकते हैं बेसिकली दिस इज़ अ रिजर्व जो कि रखा गया है हमारे ब्लड के अंदर। मतलब कि आर्टरी जितना ऑक्सीजन लेके जाती है उतना ही अमाउंट नहीं होता जो कि सेल्स ले लेती है, उसमें से मैक्सिमम अमाउंट वो छोड़ देती है। ये ऑब्वियसली बात है किसकी, रेस्टिंग कंडीशंस की। अगर रेस्ट पे है, नॉर्मल बॉडी एक्टिविटीज़ है, कोई आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तब, ठीक है। बट अगर
हम कोई काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटीज़ करती है, एक्सरसाइज करते हैं, तब उस केस में इस रिज़र्व का इस्तेमाल कर लिया जाता है। यानी कि अगर कभी भी हम एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद हम अपना सैचुरेशन मेजर करेंगे वीन्स के अंदर, देन इट वुड बी लेस देन 70%। सो ये था अबाउट द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन। सो अब हम एक्चुअली शुरू करने वाले हैं हमारे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अभी तक तो हमने केवल बेसिक्स बातें की रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन। अब एक्चुअली स्टार्ट होने वाला है हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सो अब हम एक्चुअली स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को। तो क्या है ये कर्व? ये कर्व बेसिकली एक रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन द सैचुरेशन ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हम वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे सैचुरेशन ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन SaO2 एंड एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2। अब जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तब हमें जो इसका शेप मिलता है वो बड़ा कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है इस कर्व का, और वो है सिग्मॉइड शेप या S शेप बोल सकते हैं। अब इस ग्राफ को एनालाइज करने के दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो है क्वालिटेटिवली, एक है क्वांटिटेटिवली। दोनों तरीके से इसको समझ सकते हैं। अगर हम इसको क्वालिटेटिवली एनालाइज करने की कोशिश करें तो हमें ये दिख रहा है कि शुरुआत में जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है तब सैचुरेशन ऑफ आर्टेरियल ऑक्सीजन भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये एक लीनियर इंक्रीज नहीं है। ये लीनियर तरह का बोल सकते हो कर्व फॉलो नहीं कर रहा है, एक नॉन लीनियर फैशन में इंक्रीज हो रहा है। हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम एक छोटा सा इंक्रीज कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर में, तब जो इंक्रीमेंट है सैचुरेशन में वो काफ़ी लार्ज है। लेकिन ऐसे करते करते पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज करते करते एक समय आता है जब जो कर्व होता है वो फ्लैट हो जाता है। मतलब कि और आप इंक्रीज भी करोगे अगर पार्शियल प्रेशर को, तब उसमें सैचुरेशन में कोई इंक्रीज नहीं आता है। और ये कब दिखाई देगा? जब 90% से सैचुरेशन ऊपर हो जाएगा। और ये ऑब्वियस सी बात भी है कि अगर आप, क्योंकि 100% से ज़्यादा सैचुरेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि जितना हीमोग्लोबिन बाइंड कर सकता है वो उतना ही बाइंड करेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए 90% के ऊपर जाने के बाद जो इंक्रीज होता है सैचुरेशन में बहुत ही कम होता है, कर्व जो होता है फ्लैट हो जाता है एकदम। अब सबसे पहले चलिए एनालाइज करते हैं इस फ्लैट पोर्शन को, एक प्लेटू पोर्शन को। इस प्लेटू पोर्शन की अगर हम बात करें तो हमें ये दिखाई दे रहा है साफ साफ कि पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तब सैचुरेशन में कोई खास इंक्रीज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम मान लो पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज करते जाए तब होगा क्या एक्चुअली? क्या होगा हमारे बॉडी के अंदर, क्या होगा हमारे ब्लड के अंदर? अब हीमोग्लोबिन जितना कंटेन कर सकता है वो तो इंक्रीज नहीं होने वाला। यानी कि अगर आप इंक्रीज करते जाओगे तो हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा है उसमें कोई इंक्रीज नहीं आने वाला है। तो फिर होगा क्या? होगा ये कि वो ऑक्सीजन जो कि डिजॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो इंक्रीज होना शुरू होगा। और आप देख पा रहे हैं कि इस ग्राफ में एक छोटा सा इंक्रीज हमें दिखाई दे रहा है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन में, जो कि डॉटेड लाइन से शो हुआ है, उसमें इंक्रीज दिखाई दे रहा है हमें डिजॉल्व्ड फॉर्म में। बट क्या इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज़ को मिलेगा वो इंक्रीज हुआ है? नो, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे बॉडी के ना कई सारे कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म होते हैं। अगर हमारे बॉडी ने सेंस किया कि भाई ऑक्सीजन का अमाउंट जो है बढ़ रहा है ब्लड के अंदर, वेदर इन कंबाइंड फॉर्म और इन डिजॉल्व्ड फॉर्म, तब वो क्या करेगा? वो कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर देगा ताकि ब्लड ही कम पहुँचे। ब्लड ही कम पहुँचेगा तो ऑक्सीजन कम पहुँचेगा। यह हो सकता है वो वासोकंस्ट्रिक्शन मतलब कि ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दे, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे। तो इससे क्या होगा? उससे भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ब्लड वो कम हो जाएगा। यानी कि टिश्यूज़ को हर हाल में जो इतना अमाउंट रिक्वायर्ड है उतना ही पहुँचेगा, भले ही आप पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज़ कर दो। तो ये तो हो गई बात अबाउट द प्लेटू पोर्शन। प्लेटू पोर्शन को तो हमने इस तरह से समझ लिया कि प्लेटू पोर्शन में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है। अब अगर हम बात करें जो स्टीप पोर्शन है, जो स्लोपिंग पोर्शन है इस ग्राफ का, उसके बारे में, तो उसको समझने के दो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। पहला तो ये है कि अगर आप ये देखो ध्यान से
तो लो पार्शियल प्रेशर पर जो सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का, इट इज़ लेस, कम है वो, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो कम ऑक्सीजन कैरी करेगा। अब अगर ऐसा होगा तो टिश्यूज़ को कम ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि लो पार्शियल प्रेशर पर जो हीमोग्लोबिन की ऑफ लोडिंग कैपेसिटी होती है, अनलोडिंग कैपेसिटी होती है या डिलीवरिंग कैपेसिटी होती है, जो भी आप बोलना चाहे, वो बढ़ जाती है। यानी कि जितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेके जाएगा उसमें से ज़्यादातर ऑक्सीजन वो डिलीवर कर देगा। जबकि पहले क्या था, पहले ये था कि सैचुरेशन ज़्यादा है लेकिन डिलीवरिंग कैपेसिटी कम है। उस केस में भी जितना अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा था अभी भी उतना ही ऑक्सीजन मिलेगा। मतलब कि बॉडी जो है वो टिश्यूज़ को मिलने वाले ऑक्सीजन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। कुछ भी कंडीशन हो, जो ऑक्सीजन टिश्यूज़ को मिल रहा है वो हमेशा सेम ही रहता है। अब आता है इसका दूसरा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। दूसरा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बड़े कमाल का है। वो ये है कि आप ये देख पा रहे हो कि अगर हम एक छोटा सा इंक्रीज़ करेंगे PaO2 में, तब SaO2 में एक लार्ज इंक्रीज़ आएगा। मतलब कि प्रेशर को आप थोड़ा सा बढ़ाओगे, SaO2 काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा। और ये जो खासियत है इस ग्राफ की, इसका बोला जाता है ऐसे लाइफ सेविंग एस्केलेटर। ऐसा क्यों बोला जाता है कि अगर कोई पेशेंट है जिसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, उसका ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो कम है, तो उसको इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं? इंक्रीज़ कर सकते हैं PaO2 बढ़ाकर। PaO2 कैसे बढ़ाएंगे? उसको ज़्यादा ऑक्सीजन देकर। अब हमें PaO2 में ऐसा नहीं करना है कि उसको दुगुना कर देना है, तिगुना कर देना है, हमें उसको केवल छोटा सा इंक्रीज़ देना है, और वो थोड़ा सा इंक्रीज़ ही क्या कर देगा, SaO2 को सफिशिएंटली इंक्रीज़ कर देगा और पेशेंट फिर नॉर्मल हो जाएगा। और यही प्रिंसिपल यूज होता है वेंचुरी मास्क में। वेंचुरी मास्क जो होता है वो केवल 24% ऑक्सीजन देता है, कभी कभी 28% भी दे सकता है। तो केवल 3 से 7% इंक्रीज लाने पर क्या होगा, पेशेंट नॉर्मल कंडीशंस पे आ जाएगा। और ये जनरली प्रेफर किया जाता है उन पेशेंट के जो कि हाइपर कैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर से सफ़र कर रहे होते हैं, उनके लिए जनरली ये चीज़ को प्रेफर किया जाता है। तो इस तरह से हमें अपने दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था इस वीडियो की शुरुआत में, उसका जवाब तो मिल जाएगा। पहला सवाल अभी भी बचा हुआ है। तो ये तो हमने समझा एक तरह से क्वालिटेटिवली इस ग्राफ को। अब इसको समझते हैं क्वांटिटेटिवली। हमने कि अब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के थ्रू इसको समझेंगे कि आखिर ये क्या इलस्ट्रेट कर रहा है। चलिए ऐसा करते हैं कि हम एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर की करीब 90 से 98 मिलीमीटर ऑफ मरकरी की बात कर ले, तब उससे करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन इट इज़ नियरली 100%। 100% नहीं होता, 98% होता है, 95% होगा, तो काफ़ी क्लोज होता है 100% की, ये बात है। अब आप इसको कम करना शुरू करो। आप कम करते पहुँच जाओ 40 से 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसके करस्पॉन्डिंग जो परसेंटेज सैचुरेशन है दैट इज़ अबाउट 75%। अब इसका मतलब क्या है वो समझने वाली बात है। अब इसको समझने से पहले हमें एक बात जानना ज़रूरी है, दैट इज़ कि 100 ml ब्लड, 100 ml मतलब कि 1 डेसीलीटर ब्लड कैरी करता है करीब 20 ml ऑफ ऑक्सीजन बाय द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। अब अगर 100% सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का, मतलब कि 20 ml ऑक्सीजन में से 20 ml ऑक्सीजन ही पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन से बाउंड है। और ये कंडीशन होती है लंग्स पे। लंग्स में इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है कि जितना भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाउंड हो सकता है वो बाउंड होता है, वो बाउंडेड ही रहता है, बाइंड रहता है। लेकिन अगर आप पार्शियल प्रेशर को कम करके पहुंच जाके 40 से 50 मिलीमीटर मरकरी पे, और ये कंडीशन, ये जो सिचुएशन होती है वो कहाँ दिखाई देगी, ये हमें दिखाई देती है उन टिश्यूज़ में जो कि रेस्ट पर होते हैं, जिनमें ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती, जो कि रेस्ट में होते हैं, उनमें पार्शियल प्रेशर 40 से 50 मिलीमीटर मरकरी के आसपास होता है। तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, हमारा सैचुरेशन 75%, मतलब कि 75% ऑफ 20 ml इज 15, मतलब कि 15 ml ऑक्सीजन अभी हीमोग्लोबिन से बाउंड है। तो बाकी 5 ml कहाँ गया, तो बाकी 5 ml दे दिया गया टू दीज टिश्यूज़। इन टिश्यूज़ को बाकी 5 ml जो था वो डिलीवर कर दिया गया, मतलब कि 25% ऑक्सीजन अभी इनको डिलीवर दे चुका है किन टिश्यूज़ को, जो कि रेस्ट पर है। अब हम अगर प्रेशर को और कम करें और पहुंच जाए करीब 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के,
तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पार्शियल प्रेशर है इट इज़ 50%। और ये सिचुएशन कहाँ होती है? ये सिचुएशन होती है उन टिश्यूज़ के साथ जो कि लो एक्टिविटी, लिटिल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनके केस में जो सैचुरेशन होता है इट इज़ नियरली 50%। मतलब कि इस कंडीशन पे 10 ml ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के पास, और बाकी 10 ml दे दिया गया है टू दीज टिश्यूज़। अब प्रेशर को और कम करते हैं और पहुंच जाते हैं करीब 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। तो उसके करिस्पॉन्डिंग जो पार्शियल जो सैचुरेशन है दैट इज़ 25%। मतलब कि इस कंडीशन पे केवल 5 ml ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाउंड है, बाकी 15 ml ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर कर दिया गया है। किसको डिलीवर कर दिया गया है? उन टिश्यूज़ को दे दिया गया है जो कि नॉर्मल या हाई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो ये एक तरह से हमने मैथमेटिकली, क्वांटिटेटिवली, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के इस्तेमाल से इस ग्राफ को समझा और देखा कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोकेशंस पर, अलग अलग तरह के टिश्यूज़ पर किस तरह का सैचुरेशन होता है और कितना ऑक्सीजन उनको मिलता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो ये तो था पूरी तरह से हमने बात की अबाउट दी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। सो अब हम बात करेंगे अबाउट द फैक्टर्स जो कि इस ग्राफ को, जो कि इस कर्व को इन्फ्लुएंस करने वाले। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं चलिए अबाउट द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे इस कर्व को। तो एक फैक्टर तो बड़ा ही ऑब्वियस है, वो है PO2। जितना ज़्यादा PO2 होगा उतनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन की एफिनिटी होगी फॉर ऑक्सीजन, वो उतना ज़्यादा उससे बाइंड कर जाएगा। तो ये तो एक फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करेगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को। जो दूसरा फैक्टर होता है वो है PCO2, मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी इस कर्व को इन्फ्लुएंस करेगा। कैसे करेगा? अब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, और सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, और यही रीज़न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का। तो अगर CO2 का अमाउंट इंक्रीज़ करेगा तब क्या होगा? हीमोग्लोबिन जो होगा वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इस CO2 को प्रेफर करेगा और उससे जाके बाइंड कर जाएगा, और ऑक्सीजन को क्या कर देगा? वो उससे डिसोसिएट कर देगा ऑक्सीजन को और जाके बाइंड कर जाएगा विथ CO2, और CO2 से बाइंड करने पर क्या फॉर्म होता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट इसी से हो पाएगा। क्योंकि क्या होगा? टिश्यूज जो होंगी वो रेस्पिरेशन करेंगी, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगी, ऑक्सीजन के इस्तेमाल पे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें अपने बॉडी से रिमूव करने के लिए इसको ट्रांसपोर्ट करवाना होगा ब्लड, तो उस केस में ये एक बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो टिश्यू के साइड पर CO2 इंक्रीज़ करेगा, CO2 इंक्रीज़ करेगा तो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर देगा और ऑक्सीजन को डिसोसिएट करवा देगा। ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन जो होगा वो ऑक्सीजन को बाइंड करके ही रखेगा तब तो ऑक्सीजन टिश्यूज़ के पास पहुँच ही नहीं पाएगा। यानी कि ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही तरह से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड का जो इफेक्ट होता है। यानी कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तब जो कर्व होगा वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स दी राइट में शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि उसकी जो एफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन वो कम हो जाएगी। क्योंकि पहले अगर 50% सैचुरेशन था 27 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे, तो अब 50% सैचुरेशन होगा उससे थोड़ा हायर वैल्यू पे, 40 के आसपास, 30 के आसपास, इस वैल्यू के आसपास। तो ये तो हो गया दूसरा फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करेगा हमारे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को। अब ये जो CO2 का फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, वो है बोहर्स इफेक्ट, जिसको बोहर ने डिस्कवर किया था। एक डैनिश फिजियोलॉजिस्ट थे बोहर, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और ये इफेक्ट जो होता है वो प्रमोट किसको करता है? ऑक्सीजन की डिलीवरी को प्रमोट करता है। ठीक है, ये किसको प्रमोट करता है? ऑक्सीजन की डिलीवरी को प्रमोट करता है। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरा इफेक्ट भी होता है, वो है हेल्डेन इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट तो होगा टिश्यू के साइड पर जहाँ पे CO2 ज़्यादा होगा और O2 कम होगा। हेल्डेन इफेक्ट जस्ट उल्टा है, उसमें क्या होगा? CO2 कम होगा और O2 ज़्यादा होगा।
तो अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है तब क्या होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, ऑल्दो उसकी एफिनिटी कम है लेकिन तब भी वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा और CO2 को डिसोसिएट कर देगा। और ये सिचुएशन कहाँ होती है, लंग्स पे होती है। और लंग्स में ये ज़रूरी होता है कि जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है वो हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाए और जो CO2 टिश्यूज से आया है उसको हम एक्सपायर कर दे, उसको हम रिमूव कर दे फ्रॉम द बॉडी। यानी कि हेल्डेन इफेक्ट जो है वो प्रमोट कर रहा है CO2 के डिलीवरी को। अब अगर हम इनको कंपेयर करें बोहर्स इफेक्ट को एंड हेल्डेन इफेक्ट को, तो बोहर्स इफेक्ट जितना ऑक्सीजन के डिलीवरी को प्रमोट करता है उससे ज़्यादा हेल्डेन इफेक्ट CO2 के डिलीवरी को प्रमोट करता है। मतलब कि हमने क्या किया, हमने समझा कि भाई मैग्नीट्यूड वाइज कौन ज़्यादा डिलीवरी को प्रमोट करे, तो हेल्डेन इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा डिलीवरी को प्रमोट करता है, किसका, CO2 का, इन कंपैरिजन टू बोहर जो कि प्रमोट करता है ऑक्सीजन डिलीवरी को। मतलब कि हेल्डेन इफेक्ट इज मोर बोल सकते हो मोर इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू बी बोहर्स इफेक्ट। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है पीएच कितना है ब्लड का। और ऐसा बोला जाता है इवन कि पीएच जो होगा उसका इतना इन्फ्लुएंस होता है कि अगर पीएच में कोई चेंज ना हो तो CO2 का कुछ खास इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है इस कर्व पे। मतलब कि CO2 का इम्पैक्ट कुछ मेजर इम्पैक्ट पड़ने का जो रीज़न है वो है पीएच में चेंज आना। अब क्या होगा, अगर CO2 का अमाउंट बढ़ेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अगर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो pH ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब कि अगर pH डिक्रीज़ हो रहा है, ब्लड एसिडिक हो रहा है, तब उस केस में जो कर्व होगा वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द राइट। और अगर pH बढ़ रहा है, मतलब कि एल्कलाइन pH हो रहा है, तब उसमें केस में जो कर्व होगा वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द लेफ्ट का मतलब क्या होगा कि जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की फॉर ऑक्सीजन वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि पीएच का बहुत ही डोमिनेटिंग इम्पैक्ट होता है हमारे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के ऊपर। ऐसे ही चौथा फैक्टर, जो फोर्थ फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है हमारे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को, वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तब क्या होगा, जो कर्व होगा वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और डिक्रीज़ करेंगे तब लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर हम समराइज़ करने की कोशिश करें कि कौन कौन से फैक्टर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन को फेवर करेंगे, तो वो है PO2 का कम होना, PCO2 का ज़्यादा होना, टेम्परेचर का ज़्यादा होना और pH का कम होना। ये सभी फैक्टर जो होंगे वो किसको फेवर करेंगे, डिसोसिएशन को। अगर आप इनको रिवर्स कर दोगे तो वो फेवर करेंगे बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन को। और दोनों ही अलग अलग जगहों पर होते हैं। टिश्यू के साइड पर pH कम होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे डिसोसिएशन फेवर होगा। लंग्स के साइड पे pH ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ पर बाइंडिंग फेवर हो जाएगा। मतलब कि हमें अपनी बॉडी के अंदर हर जगह ये सभी इफेक्ट जो है साइमल्टेनियसली दिखाई देते हैं, लेकिन अलग अलग लोकेशंस पर। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पहले सवाल के जवाब की। जो पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था रिगार्डिंग एनीमिया। तो एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया में होता यह है कि जो RBC काउंट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। RBC काउंट डिक्रीज़ होगा तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी कम हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होगा तो ऑक्सीजन कंटेंट जो है ब्लड के अंदर वो भी कम हो जाएगा। मतलब कि अगर हम ऑक्सीजन कंटेंट वर्सेस पार्शियल प्रेशर का एक ग्राफ प्लॉट करें तो नॉर्मल और पैथोलॉजिकल कंडीशन में हमें डिफरेंस साफ साफ दिखाई देगा। ये तो बात थी ऑक्सीजन कंटेंट की, लेकिन ऑक्सीजन सैचुरेशन में कोई आपको खास फ़र्क नहीं दिखाई देगा। नियरली नॉर्मल कंडीशन में जो कर्व होता है बिटवीन सैचुरेशन एंड पार्शियल प्रेशर, वही कर्व आपको देखने को मिलेगा इन पैथोलॉजिकल कंडीशन। मतलब कि वहाँ पे आपको कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। और ये काफ़ी ऑब्वियस भी बात है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो रहा है तो ऑक्सीजन का अमाउंट भी कम हो रहा है, तो सैचुरेशन तो सेम ही रहेगा। अब खास बात यह है कि ऑल्दो ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीज हुआ है, लेकिन जो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिल रहा है वो अभी भी सेम है। वो कैसे? इसका रीज़न है कि हमारे बॉडी ने क्या किया, दो मैकेनिज़म्स का इस्तेमाल किया है।
एक हमारे बॉडी ने क्या किया, उसने कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर दिया कि अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा टिश्यूज़ के पास, ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन भी मिलेगा, तो उससे टिश्यूज़ को जो है प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाएगा। और दूसरा वो तरीका क्या है कि आप रिज़र्व का इस्तेमाल कर लो, है ना, अब रिज़र्व का इस्तेमाल कर लो। यानी कि एनीमिया के अंदर और एक चीज़ जो हमें देखने को मिलेगी वो ये है कि जो वीन्स होंगे उनमें जो परसेंटेज सैचुरेशन का वो नॉर्मल से 70% से कम होगा इन नॉर्मल कंडीशंस, मतलब कि रेस्टिंग कंडीशंस पे भी वो 70% से कम होगा, ताकि बॉडी जो है हमारा उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाए। तो यही सिंपल सा लॉजिक था रिगार्डिंग एनीमिया। तो इस तरह से हमने दोनों सवालों के जवाब को समझ लिया है। इस कर्व के बारे में, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में लगभग मोर देन 100 ईयर्स से लोग जानते थे, और कई सारे लोगों ने इसमें बोहर ने, हेल्डेन ने, बैरक्राफ्ट ने, बहुत से लोगों ने अपने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस भी दिए। लेकिन इस कर्व का जो शेप है वो कैरेक्टरिस्टिक शेप जो इसका सिग्मॉइड शेप है, इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए कई साइंटिस्ट ने, कई मैथमेटिशियंस ने कोशिश की और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे। सबकी अपने अपने लिमिटेशंस थी, अपनी अपनी एक्यूरेसीज थी, लेकिन जो मोस्ट सक्सेसफुल हम बोल सकते हैं इक्वेशन जो दिया था वो दिया था सेवरिंगहाउस ने। 1966 में उन्होंने इस इक्वेशन को दिया था, जिससे उन्होंने काफ़ी ग्रेट एक्यूरेसी तक प्रेडिक्ट कर पाए थे कि किस पार्शियल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग क्या सैचुरेशन होना चाहिए इन अ नॉर्मल इंडिविजुअल। और ये खास बात जो है उनके इक्वेशन की वो ये है कि उन्होंने ये इक्वेशन को डिराइव किया था काफ़ी लिमिटेड अमाउंट ऑफ सैम्पल्स के स्टडी से, मतलब काफ़ी गिने चुने लोगों के उनके ऊपर स्टडी किया और उनसे उन्होंने इस इक्वेशन को डिराइव किया। तो अगर हम इनके इक्वेशन को एक सिंप्लीफाइड वे में देखें, देन SaO2 इक्वल्स 100 डिवाइडेड बाय 23,400 बाय P क्यूब प्लस 150P प्लस 1। तो ये है अल्टीमेट इक्वेशन। और अगर हम इसको जो एक लार्ज अमाउंट ऑफ क्लिनिकल सैम्पल से हम इनको प्लॉट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये काफ़ी ग्रेट एक्यूरेसी तक होल्ड करता है, और इवन अगर हम 70% से ऊपर जाए तो ये काफ़ी हद तक हमें एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज़ दे पाता है। यानी कि ये जो इक्वेशन है बड़ा ही कमाल की इक्वेशन है जिसने इतने एक्यूरेट रिजल्ट्स अभी तक हमें दे पाए हैं। तो चलिए अभी हमने जो अपने एस्टिमेट्स लगाए थे एट वेरियस पार्शियल प्रेशर्स, उसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं कि क्या ये उस पर लिए होल्ड करता है। चलिए उसको देखते हैं। तो चलिए अब हम टेस्ट करते हैं कि जो हमारे एस्टिमेट्स थे, जो हमारा प्रेडिक्शन था, क्या सेवरिंगहाउस इक्वेशन उससे एग्रीमेंट में है। चलिए 100% से ही शुरू करते हैं। तो 100% के करस्पॉन्डिंग जो पार्शियल प्रेशर होना चाहिए था वो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए था 95 से 98। चलिए हम इस इक्वेशन को देखते हैं कि ये क्या होल्ड करता है। तो यहाँ पे मैं अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ कैलकुलेट करने के लिए। सो 100 डिवाइडेड बाय 23,400 डिवाइडेड बाय 98 क्यूब प्लस 150 इंटू 98 प्लस 1, और ये रिज़ल्ट आता है 97.610। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट तो है, विद इन 3%। चलिए वह हम करते हैं अबाउट 75%। तो 75% के लिए हमारे पास एस्टिमेट था करीब 40 से 50 करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। सो 100 डिवाइडेड बाय 23,400 डिवाइडेड बाय 50 क्यूब्ड प्लस 150 इंटू 50 प्लस 1, और ये आता है 84.99, करीब 85%, मतलब कि 10% ज़्यादा आया है। चलिए हम लोअर रेंज को ट्राई करते हैं, 40 करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट सामने आता है। तो 100 डिवाइडेड बाय 23,400 डिवाइडेड बाय 40 क्यूब प्लस 150 इंटू 40 प्लस 1, और ये आ रहा है 74.94, मतलब कि करीब करीब 75%, तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है।
चलिए अब हम देखते हैं कि 50% करेस्पॉन्डिंग हमने एस्टिमेट लगाया था कि इट वुड बी नियरली 30 से ही ट्राई करते हैं. सो इट वुड बी 100 डिवाइडेड बाय 23,400 divided by the 30 cube plus 150 into 30 plus 1 और ये हमारे पास है 57.37. तो 7% थोड़ा ज़्यादा आया है, तभी ठीक है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू उसकी 30 वैसे होती भी नहीं है. एग्जैक्ट वैल्यू होती है 26 to 27. अब अगर हम 25% करेस्पॉन्डिंग देखें तो हमने एस्टिमेट लगाया था करीब 20 से ही ट्राई करते हैं. चलिए तो 100 डिवाइडेड बाई 23,400 डिवाइडेड बाई 20 क्यूब प्लस 150 इंटू 20 प्लस 1 और ये आ रहा है 31%. ओके, तो 6% ज़्यादा है. तो हमारे एस्टिमेट से अकॉर्डिंग ये केवल 6 मैक्सिमम 10% से ही ऑफ था. वो भी केवल हमने रेंज में था, रेंज के आउटर लिमिट में वो 10% ऑफ हुआ था, वरना ये ऑन एन एवरेज देखें तो 6 से 7% ही ऑफ जाता है. और क्लिनिकल सैम्पल काफ़ी ज़्यादा हद तक एग्री करता है. सो दिस वाज ऑल जो कि मुझे बताना था रिलेटेड टू द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जिसका जवाब आप मुझे देना कमेंट सेक्शन में. वो है कि आपको मुझे ये बताना है कि DPG डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो कि एक फैक्टर होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस कर्व के ऊपर. क्या वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, क्या वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेगा. आपको मुझे एक बात छोटी सी बतानी, वो ये है कि ये जो फैक्टर होता है इसमें खासियत है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन पे ये काम नहीं करता. एक पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन है जिसके लिए ये एक फैक्टर नहीं है. तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सा हीमोग्लोबिन है जिसका DPG के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता. और आपको मुझे रीज़न भी बताना है कि वो हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या है, क्या उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ऐसा खासियत है जिसकी वजह से DPG उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाता. इस वीडियो को शूट करने के लिए मैंने हेल्प लिया था ERS यूरोपियन रिसर्च सोसाइटी के एक ब्रीथ जर्नल का, जो कि पब्लिश हुआ था सितंबर 2015 में. उसके वॉल्यूम 11 का नंबर 3 मैंने इस्तेमाल किया था फॉर शूटिंग दिस वीडियो. उसमें हमें कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी रिलेटेड टू मेजरिंग द सैचुरेशन बाय ब्लड गैस एनालाइजर्स विद हेल्प ऑफ पल्स कोऑक्सीमीटर्स, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, हीमोग्लोबिनोपैथीज, पार्शियल प्रेशर और इससे रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन दी थी. अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और वहाँ से आप ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.